तो देखिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक राष्ट्रीय आपातकाल पूरा के पूरा, ठीक है। अब जो आ रहा है हमारा वो सेकंड, हम क्या तीनों को कंसेप्ट के साथ डिटेल में पढ़ रहे हैं, उस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। तो अब जो हमारा आएगा वो कौन सा आएगा, राष्ट्रपति शासन आएगा। कौन सा आएगा, राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356। तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए तो अगर हम बात करें अब सेकंड नंबर की, तो सेकंड नंबर पर आएगा हमारा राष्ट्रपति शासन। क्या आएगा, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356, आर्टिकल 356। अब देखिए ये कब लगता है, ये कब लगता है, तो देखो आर्टिकल 356 लगेगा जब जो राज्य की सरकार है वो केंद्र की जो सरकार है उसके द्वारा जो संघ की कार्यपालिका है, ठीक है, मतलब संघ की जो सरकार है उसके द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन सही तरीके से नहीं कर पाए, पहला। और दूसरा ये है कि जो राज्य की सरकार है वो संविधान के नियमों के अनुसार नहीं चल पा रही हो तो याद रखना है, पहला क्या है कि जो राज्य की कार्यपालिका है वो संघ की कार्यपालिका के द्वारा दिए गए निर्देशों का सही से पालन नहीं कर पाए, प्लस अगर सरकार, राज्य की सरकार, दूसरा ये है कि राज्य की सरकार अगर संविधान के नियमों के अनुसार नहीं चल पा रही है तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, राष्ट्रपति शासन लग सकता है, ठीक है। ये दो आधार हमने देख लिए कि भाई किस किस आधार पर किसी स्टेट में, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। अब अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा और देखें तो देखिए, अब अगर हम आगे बात करें कि भाई राष्ट्रपति शासन के समय, अगर हम आगे बात करें कि राष्ट्रपति शासन के टाइम, हमने ये तो देख लिया कि भाई राष्ट्रपति शासन कब कब लगेगा। तो पहले हमने देखा कि भाई एक तो क्या हो, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, एक तो क्या हो जाए, संवैधानिक तंत्र क्या हो जाए, विफल हो जाए, एक तो हमने ये देख लिया, ठीक है। अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड क्या है कि संघ की जो कार्यपालिका है, संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका के निर्देशों, संघ की कार्यपालिका के निर्देशों का पालन राज्य सरकार ना करे या ना कर पाए, ठीक है। तो दो आधार हैं, एक तो संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए राज्य में तो भी क्या लग सकता है, प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, और एक संघ की जो कार्यपालिका के निर्देश हैं राज्य सरकार के लिए वो उनका पालन न करे या न कर पाए तो भी क्या लग सकता है, प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। अब आगे देखिए, नॉर्मली जो प्रेसिडेंट रूल होता है किसी राज्य में उसका समय होता है 2 महीने। क्या होता है, 2 महीने उसका समय होता है, लेकिन पार्लियामेंट में प्रस्ताव पारित करके इसके 6 महीने तक किया जा सकता है। पार्लियामेंट में प्रस्ताव पारित करके इसको 6 महीने तक किया जा सकता है। कितने महीने तक किया जा सकता है, 6 महीने तक किया जा सकता है। यहाँ तक देखा। और अगर बात करें, जैसे हमने देखा कि भाई 2 महीने तक 2 महीने तक होता है इसका टाइम, और अगर आगे बढ़ा ना हो तो फिर क्या होगा, संसद में अनुमोदक मतलब प्रस्ताव पारित करके से 6 महीने तक किया जा सकता है। और जो इसका अधिकतम समय होता है, जो इसका अधिकतम समय होता है, तो जो इसका अधिकतम समय होगा वो कितना होगा, इसका अधिकतम समय जो होगा वो होगा 3 साल तक। कितने साल तक, 3 साल तक इसका अधिकतम समय हो सकता है। और अगर इससे भी ज़्यादा करना चाहो तो फिर संशोधन करना पड़ेगा संविधान में। क्या करना पड़ेगा, फिर संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो देखिए राष्ट्रपति शासन आर्टिकल किस में आएगा, 356 में आता है प्रेसिडेंट रूल, और 2 आधारों पर, एक तो संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर या संघ की कार्यपालिका ने कोई निर्देश दिया और राज्य की सरकार या राज्य की कार्यपालिका उसे पूरा न कर पाए, तो ये 2 आधार हैं। टाइम क्या होता है इस राष्ट्रपति शासन का, नॉर्मली 2 महीने तक होता है, फिर भी संसद में अनुमोदन के द्वारा 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अधिकतम जो समय इसका हो सकता है वो 3 साल हो सकता है। कितना साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है। अगर इससे ज्यादा फिर बढ़ाना चाहो तो फिर डायरेक्ट संविधान में क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो यहां तक देखा। अब चलते हैं थोड़ा आगे। तो देखिए राष्ट्रपति शासन के टाइम पर, राष्ट्रपति शासन के टाइम पर, राष्ट्रपति शासन के टाइम पर जो संघ की कार्यपालिका है, जो क्या है, संघ की कार्यपालिका मतलब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव,
सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, जो संघ की कार्यपालिका है वो न्यायिक कार्य को छोड़कर, न्यायिक कार्यों को छोड़कर प्रशासन से संबंधित, प्रशासन से संबंधित सभी कार्य अपने हाथों में ले लेता है, ले लेती है। देखिए, तो बोला गया है कि राष्ट्रपति शासन के टाइम पर जो संघ की कार्यपालिका है न्यायिक कार्यों को छोड़कर, जुडिशल वर्क को छोड़कर प्रशासन से संबंधित, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित, जुडिशल कार्यों को छोड़कर एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित, प्रशासन से संबंधित सभी कार्यों को अपने हाथ में ले लेता है। तो बोला गया है कि भाई जो संघ की कार्यपालिका है, जिस स्टेट में राष्ट्रपति शासन मतलब प्रेसिडेंट रूल लगा है, वहां के न्यायिक कार्यों को छोड़ करके प्रशासन से संबंधित सारे कार्यों को अपने हाथ में ले लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट। किन हाथों में ले लेती है? अपने हाथों, मतलब अपने अंडर में ले लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, हमने यहां तक देखा। अब अगर हम आगे देखें तो देखिए, देखो अगर हम बात करें कि सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले भाई ये कहाँ पे लगा था? सबसे पहले प्रेसिडेंट रूल, जैसे कि देखो हमने देखा कि भाई राष्ट्रपति जो अपना राष्ट्रीय आपातकाल है वो 3 बार लग चुका है, वो हमने देख लिया। अब हम ये भी देख लेते हैं भाई कि जो हमारा राष्ट्रपति शासन है, प्रेसिडेंट रूल है, सबसे पहले कहाँ लगा था? सबसे पहले लगा था ये पंजाब में। कहाँ लगा था? पंजाब में लगा था। और कब लगा था? 1951 में लगा था। कब लगा था? 1951 में। कहाँ लगा था? ये पंजाब में लगा था। यहाँ तक हमने देखा। अब अगर हम आगे बात करें कि भाई सबसे पहले हमने देख लिया कि भाई पंजाब में इसका प्रयोग किया गया, और पंजाब में भी हमने देखा कब किया गया? 1951 में किया गया। 20 जून भी बोल सकते, हाँ 20 जून 1951 में किसका प्रयोग किया गया? सबसे पहले पंजाब में लगा था। पंजाब में 20 जून 1951 में किसका प्रयोग किया गया? राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल का प्रयोग किया गया। और अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा कहाँ यूज किया गया है, देखो हमने ये तो देख लिया कि भाई सबसे पहले प्रेसिडेंट रूल कहाँ लगा था? तो 1951 में लगा था। कहाँ पर? पंजाब में लगा था। ठीक है, अब अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा जो प्रेसिडेंट रूल है, राष्ट्रपति शासन है, उसका प्रयोग मतलब 356 है, 356 आर्टिकल है, उसका प्रयोग कहाँ पे किया गया है? तो 356 का तो अपन बोल सकते हैं कि 356 का सबसे अधिक बार उपयोग किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज्यादा 356 का प्रयोग किया गया है 1990 से लेकर के 1996 तक। 1990 से लेकर 1996 तक, 1996 तक सबसे ज्यादा जो आर्टिकल 356 है उसका प्रयोग किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। और सबसे पहले कहाँ लगा है? पंजाब में लगा है 1951 में। तो यहाँ तक हमने जो कंप्लीट किया है, यहाँ तक हमने देख लिया है। सबसे पहले हमने देखा कि भाई राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है, उसके बारे में हमने कंप्लीटली फुल डिटेल के साथ एंड विथ रिवीजन के साथ हमने देखा। एंड आगे हमने देखा है प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन के संबंध में सारी चीजें। ठीक है, आर्टिकल 356 के बारे में हमने ये देख लिया है। अब अगर हम देखना चाहें आगे थर्ड वाला जो हमारा है वित्तीय आपातकाल, थर्ड वाला कौन सा है हमारा? थर्ड वाला है हमारा वित्तीय आपातकाल। अब वित्तीय आपातकाल के बारे में अगर हम देखें तो देखिए, वित्तीय आपातकाल के बारे में अगर हम देखना चाहें तो वित्तीय आपातकाल का मतलब होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्या होता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, अब वित्तीय आपातकाल की पहले उद्घोषणा कौन करेगा? भाई अपने को ये पता होना चाहिए कि वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कौन करेगा। तो सिंपल, उद्घोषणा करने का काम कौन करेंगे? वही प्रेसिडेंट साहब, राष्ट्रपति जी। कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति जी करेंगे। ठीक है, तो वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा भी कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी करेंगे। बट कब करेंगे? मतलब ऐसी क्या कंडीशन होगी जब करेंगे? कौन सी सिचुएशन में, कौन सी स्थिति में, या बोलेंगे अपन कब करेंगे? भाई कब कर सकते हैं, कब करते हैं? तो देखो जो राष्ट्रपति जी होते हैं वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा या घोषणा जिसे अपन बोल रहे हैं, वो जब करेंगे जब राष्ट्रपति जी को लग जाए कि भाई अब देश में या अब राज्य में क्या है?
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जब उनको लग जाए, मतलब वित्तीय आपातकाल की या फाइनेंशियल इमरजेंसी का डिक्लेरेशन जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, राष्ट्रपति जी हैं, वो जब करेंगे जब उनको लग जाए कि भाई अब कंट्री में क्या हो रहा है, अब कंट्री में या स्टेट में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खतरे में पड़ रही है, वित्तीय स्थिरता खतरे में पड़ रही है, तो ही वो क्या करेंगे कि भाई वित्तीय आपातकाल की क्या करेंगे, उद्घोषणा करेंगे। तो फिर वो क्या करेंगे, वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा करेंगे। ठीक है, तो कौन सी स्थिति होगी भाई, तो स्थिति देखना है कि जब वित्तीय स्थिरता, कब करेंगे, जब वित्तीय स्थिरता खतरे में पड़ जाए, जब वित्तीय स्थिरता खतरे में पड़ जाए, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो खतरे में पड़ जाए, तो ही क्या करते हैं, तो अपने जो प्रेसिडेंट साहब होते हैं वो इसकी किसकी फाइनेंशियल इमरजेंसी की उद्घोषणा कर सकते हैं, मतलब करते हैं। अब देखिए, अब आपको याद रखना है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा होने पर 2 महीने के अंदर अंदर 2 महीने के अंदर अंदर इसे सदन के दोनों हाउसों से, ध्यान देना है, दोनों हाउसों से, सदन के दोनों हाउसों से सहमति मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए, सहमति मिलनी चाहिए। मतलब जैसे ही वित्तीय आपातकाल की घोषणा हुई तो 2 महीने के अंदर अंदर दोनों हाउस, मतलब लोकसभा और राज्यसभा से क्या मिलनी चाहिए, सहमति मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए, सहमति मिलनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए, तो अभी हमने देखा कि भाई सबसे पहले उद्घोषणा कौन करेंगे, तो उद्घोषणा को हमारे प्रेसिडेंट साहब करेंगे। और स्थिति कंडीशन या सिचुएशन कौन सी होनी चाहिए, जब उनको लग जाए कि भाई कंट्री में क्या हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है खतरे में पड़ने वाली है, वित्तीय स्थिरता खतरे में पड़ने वाली है। अब अगर उन्होंने जैसे उद्घोषणा की तो 2 महीने के अंदर अंदर हाउस से, सदन से क्या होनी चाहिए, उनको सहमति मिल जानी चाहिए, किसको, वित्तीय आपातकाल को। ठीक है, तो अभी हमने केवल इतना देखा है कि भाई उद्घोषणा कौन करेंगे, राष्ट्रपति जी करेंगे। किस स्थिति में, तो इस स्थिति में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जब खतरे में पड़ रही हो, 2 महीने के अंदर अंदर दोनों हाउसों से क्या मिले, सहमति। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर चलते हैं थोड़ा आगे। अब अगर हम थोड़ा आगे देखना चाहें तो देखो, अब जैसे कि हमने देखा कि भाई 2 महीने के अंदर अंदर 2 महीने के अंदर अंदर दोनों हाउसों से, 2 महीने के अंदर अंदर दोनों सदन के दोनों हाउसों से, सदन के दोनों हाउसों से क्या मिलनी चाहिए, स्वीकृति मिलनी चाहिए। कुल मिलाकर के अपन बोलें तो अनुमति मिलनी चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं। एग्जैक्ट हिंदी वर्ड लिख देता हूँ मैं, स्वीकृति मिलनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, तो अगर हम देखें कि भाई दोनों हाउसों से क्या मिलनी चाहिए, स्वीकृति मिलनी चाहिए, ये हमने यहाँ तक देखा। हम देख लेते हैं कि भाई ये लगता कब है, मतलब जो हमारा वित्तीय आपातकाल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल जो हम फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, वो लगती कब है। तो देखिए कंडीशन क्या है, जब लोकसभा क्या हो, विघटित हो, लोकसभा क्या हो, विघटित हो। जब लोकसभा विघटित है तो राज्यसभा से 2 महीने के भीतर 2 महीने के भीतर स्वीकृति मिलने पर, 2 महीने के भीतर 2 महीने के भीतर क्या होगा, स्वीकृति मिलेगी, मतलब कुल मिला के पास हो जाएगा। यहाँ से 2 महीने के भीतर राज्यसभा से स्वीकृति मिलने पर यह आगे बढ़ जाएगी। आगे क्या हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी, आगे ये बढ़ जाएगी। ठीक है, तो देखिए वित्तीय आपातकाल क्या कहा है भाई, वित्तीय आपातकाल में बोला है कि दोनों हाउसों से स्वीकृति मिलेगी, पहले लेनी पड़ेगी आपको। वित्तीय आपातकाल में बोला है कि दोनों हाउसों से स्वीकृति लेनी पड़ेगी, और ये कब लगेगी, सपोज दैट की लोकसभा विघटित है तो फिर किससे अनुमति लेनी है, तो फिर राज्यसभा से 2 महीने के भीतर स्वीकृति लेंगे, फिर ये बढ़ जाएगी। ठीक है, अब अगर आगे बात करें कि भाई यहाँ तो अपन ने देख लिया, लेकिन जब नई लोकसभा का नई लोकसभा स्टार्ट होगी, लेकिन अगर आगे बात करें कि नई जो लोकसभा है, नई लोकसभा के प्रारंभ से, नई लोकसभा के प्रारंभ से 30 दिनों के अंदर अंदर 30 दिनों के अंदर इसे स्वीकृति मिलना आवश्यक है, स्वीकृति लेना आवश्यक है।
30 दिनों के अंदर अंदर इसे स्वीकृति लेना आवश्यक है। देखिए पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि भाई देखो, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि दोनों हाउसों से स्वीकृति मिलनी चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी सपोज दैट लोकसभा विघटित लोकसभा विघटित तो राज्यसभा से 2 महीने के भीतर स्वीकृति लेंगे तो ये बढ़ जाएगी, ठीक है। अब जो नई लोकसभा आएगी तो नई लोकसभा प्रारंभ के दिन से 30 दिनों के अंदर अंदर, प्रारंभ के दिन से 30 दिनों के अंदर अंदर किसको, फाइनेंशियल इमरजेंसी को, किसको, फाइनेंशियल इमरजेंसी को क्या मिलनी चाहिए, स्वीकृति मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए, स्वीकृति मिलनी चाहिए, ठीक है, मतलब अनुमति मिलनी चाहिए कुल मिलाकर के। अब अगर अनुमति नहीं मिलेगी तो फिर क्या हो जाएगी, ये समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो अनुमति मिलनी चाहिए भाई कितने दिनों के अंदर अंदर, 30 दिनों के अंदर अंदर नई लोकसभा से, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ तक देखा। अब अपन देख लेते हैं भाई इसका कार्यकाल क्या होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देख लेते हैं भाई अपन इसका कार्यकाल क्या होता है किसका, फाइनेंशियल इमरजेंसी का। अब अपन क्या देख लेते हैं, अब अपन देख लेते हैं कि जो वित्तीय आपातकाल अपन बात कर रहे हैं इतने टाइम से, जो हम देख रहे हैं वित्तीय आपातकाल, तो जो वित्तीय आपातकाल का टाइम क्या होता है। तो देखिए फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पीरियड की बात करें तो संविधान में इसके टाइम पीरियड के बारे में कुछ नहीं बोला है, संविधान में कुछ नहीं बताया है, मतलब इसके टाइम को लेकर के संविधान में कुछ नहीं बताया। संविधान में भाई इसके टाइम को लेकर के कोई प्रोविजन नहीं है अगर बात की जाए तो अगर ये एक बार लागू हो जाती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी को दोनों हाउसों से, फाइनेंशियल इमरजेंसी को दोनों सदनों से, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, सदन के दोनों हाउस हैं लोकसभा और राज्यसभा, तो ऐसे लिख सकते हैं अपन, सदन के दोनों हाउसों से, ऐसे लिख सकते हैं अपन कि भाई सदन के दोनों हाउसों से, सदन के दोनों हाउसों से जब तक इसको क्या मिलती रहेगी, स्वीकृति मिलती रहेगी, जब तक इसको क्या मिलती रहेगी, स्वीकृति मिलती रहेगी, तब तक ये लगी रहेगी, तब तक ये बढ़ती जाएगी, तब तक ये बढ़ती जाएगी। तो अपन बोल सकते हैं कि भाई फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए वित्तीय आपातकाल का संविधान में कोई प्रोविजन नहीं है भाई टाइम को लेकर के। हाँ, ये जब तक बढ़ती रहेगी, जब तक इसको दोनों हाउसों से क्या मिलता रहे, हाँ स्वीकृति मिलती रहे, अनुमति मिलती रहे बहुमत के आधार पर। तो अब देखिए, तो इसका टाइम पीरियड क्या फिक्स नहीं है, ये कितना अनिश्चित काल तक भी बोल सकते हैं अपन, जब तक इसको स्वीकृति मिलती रहेगी ये आगे बढ़ती रहेगी, एक्सटेंड होती रहेगी, ठीक है। अब अपन ये देख लेते हैं कि भाई भारत में अभी तक कितनी बार लग चुकी है, भारत में कितनी बार, भारत में कितनी बार लग चुकी है भाई। अगर हम ये देखना चाहें तो ये वाली जो इमरजेंसी है फाइनेंशियल इमरजेंसी, इंडिया में अभी तक एक बार भी नहीं लगी है, इंडिया में अभी तक एक बार भी नहीं लगी है। तो याद रखना है फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक इंडिया में एक बार भी नहीं लगी है, ठीक है। और अगर हम इससे पहले की बात करें तो प्रेसिडेंट रूल सबसे ज्यादा कहाँ उपयोग किया गया, तो जम्मू एंड कश्मीर में उपयोग किया गया था, ठीक है, वो हमने देख लिया था। अब देखें, अब यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ भाई फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये हमारा कंप्लीट हुआ फाइनेंशियल इमरजेंसी। एक बार रिवाइज करा देता हूँ, फाइनेंशियल इमरजेंसी की उद्घोषणा कौन करेगा, तो राष्ट्रपति साहब करेंगे। किस कंडीशन में, जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खतरे में पड़ रही हो, अवधि क्या है 2 महीने के भीतर दोनों सदनों से क्या लेनी पड़ेगी, सहमति लेनी पड़ेगी। और अगर दोनों सदनों से सहमति लें तो फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगी, सपोज दैट लोकसभा विघटित हो रही है तो राज्यसभा से 2 महीने के भीतर स्वीकृति लेंगे तो उसका कार्यकाल क्या होगा, जब बढ़ जाएगा, ठीक है। और जो नई लोकसभा आएगी उसे प्रारंभ के दिन से लेकर के 30 दिनों के भीतर भीतर स्वीकृति देनी होगी। अगर स्वीकृति नहीं देते हैं तो फाइनेंशियल इमरजेंसी खत्म हो जाएगी। अगर आगे बात करें कि वित्तीय आपातकाल का समय क्या है भाई, कितने टाइम तक लग सकता है, तो संविधान में कुछ नहीं बताया गया इसके बारे में। और दोनों हाउसों से जब तक इसको स्वीकृति मिलती रहेगी तब तक ये बढ़ती रहेगी। भारत में कितनी बार लग चुकी है, तो भारत में अभी तक एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, भारत में अभी तक एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर चलते हैं आगे। तो अब देखिए, अब अगर आगे बात करें हम फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रभाव क्या होंगे भाई, हमने देख लिया। तो अगर हम देखें अब कि भाई फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रभाव क्या होंगे, क्या क्या इसके इफेक्ट पड़ेंगे, क्या क्या इसके प्रभाव होने वाले हैं। तो देखिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रभावों की बात करें तो अपन बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेंट्रल ऑफिसर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या केंद्र अधिकारी बोल सकते हैं, सेंट्रल अधिकारी या केंद्र अधिकारी, एंड स्टेट ऑफिसर, स्टेट ऑफिसर, कुल मिलाकर के
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तो न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों। तो देखिए फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रभाव यह है कि जब वित्तीय आपातकाल लगता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती की जा सकती है। क्या की जा सकती है? कटौती की जा सकती है, कटौती की जा सकती है। ठीक है। अब अगर आगे बात करें तो सेंट्रल और स्टेट मतलब केंद्र और राज्य, केंद्र एंड राज्य, तो केंद्र और राज्य के अधिकारियों के वेतन में भी कटौती की जा सकती है, के वेतन में भी कटौती की जा सकती है। तो देखिए जैसे कि हमने देखा कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रभाव क्या पड़ेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनके वेतन में कटौती की जा सकती है, उनकी सैलरी में कटौती की जा सकती है। किसमें की जा सकती है? सैलरी में कटौती की जा सकती है। और फिर हमने देखा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जितने भी ऑफिसर होंगे, जितने भी अधिकारी होंगे, उनके वेतन में भी कटौती की जा सकती है। तो ये क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रभाव है। ये क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रभाव है। अब ये तो हमने देखा भाई यहाँ तक ये प्रभाव देख लिया। ठीक है। तो एक प्रभाव तो ये पड़ गया एंड एक प्रभाव ये हो गया। तो वेतन में कमी की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की सैलरी में, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों की सैलरी में भी क्या की जा सकती है? कटौती की जा सकती है। अगर थर्ड की हम बात करें तो थर्ड क्या है कि जो प्रेसिडेंट साहब हैं, जो राष्ट्रपति जी हैं, वो राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं? किसी भी राज्य सरकार को आर्थिक दृष्टि से संबंधित क्या कर सकते हैं? आर्थिक दृष्टि से संबंधित क्या दे सकते हैं? आर्थिक दृष्टि से संबंधित निर्देश दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? निर्देश दे सकते हैं। तो देखिए अब हमने देखा कि भाई पहला प्रभाव क्या है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी सैलरी में कटौती की जा सकती है फाइनेंशियल इमरजेंसी जब लगेगी। और सेकंड क्या है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों की सैलरी में कटौती की जा सकती है। थर्ड क्या है कि जो प्रेसिडेंट साहब हैं, राष्ट्रपति हैं, वो किसी भी राज्य सरकार को आर्थिक दृष्टि से संबंधित निर्देश दे सकते हैं। और अगर हम हमारे कितने हो गए? 1 2 3। फोर्थ नंबर की हम बात करें, अगर फोर्थ नंबर के प्रभाव की हम बात करें तो फोर्थ नंबर के प्रभाव में ये है कि जो राष्ट्रपति जी हैं, जो कौन है? राष्ट्रपति जी हैं, वो किसी भी राज्य सरकार को वो क्या कर सकते हैं? किसी भी राज्य सरकार को निर्देश दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? निर्देश दे सकते हैं। किसी भी राज्य सरकार को क्या दे सकते हैं? निर्देश दे सकते हैं। किससे संबंधित? कि जो आपका वित्त विधेयक है, जो आपका क्या है? वित्त विधेयक। अगर बोले तो फाइनेंशियल बिल, जो आपका फाइनेंशियल बिल है, वित्त विधेयक है। मतलब राष्ट्रपति किसी भी राज्य सरकार को निर्देश दे सकते हैं कि राज्यों से संबंधित सारे जितने भी वित्त विधेयक हैं, जितने भी फाइनेंशियल बिल हैं, वो राष्ट्रपति की अनुमति से, किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति की अनुमति से ही, राष्ट्रपति की अनुमति से ही ये वित्त विधेयक किसमें पेश किए जाएंगे? विधानसभा में पेश किए जाएंगे। कहाँ पेश किए जाएंगे? विधानसभा में पेश किए जाएंगे, लेजिस्लेचर में पेश किए जाएंगे। तो फोर्थ नंबर का प्रभाव ये है कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है कि जो वित्त विधेयक हैं, जो फाइनेंशियल बिल हैं, वो राष्ट्रपति की अनुमति से ही किसमें पेश किए जाएंगे? विधानसभा में पेश किए जाएंगे। ठीक है। तो हमने देखा भाई कि जो हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जो हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने पर 4 प्रभाव पड़ते हैं। कितने प्रभाव पड़ते हैं? 4 प्रभाव पड़ते हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सैलरी में कटौती की जा सकती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों के सैलरी में मतलब वेतन में कटौती की जा सकती है। और राष्ट्रपति किसी भी राज्य सरकार को आर्थिक दृष्टि से संबंधित निर्देश दे सकता है। और फोर्थ नंबर का हमने देखा है कि राष्ट्रपति राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है कि जो वित्त विधेयक है, मतलब फाइनेंशियल बिल है, वो मेरी अनुमति से, मतलब राष्ट्रपति की अनुमति से ही
किसमें पेश किया जाएगा, विधानसभा में पेश किया जा सकता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। कौन सा वाला टॉपिक, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो देखिए अब हमने जो इमरजेंसी का पार्ट नंबर फर्स्ट है उसमें केवल नेशनल इमरजेंसी के बारे में डिटेल में जाना था, एंड ये हमारा इमरजेंसी का पार्ट नंबर सेकंड है जिसमें हमने एक तो प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, और एक किसके बारे में जाना है, हमने जाना है एक फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में जाना है। ये दोनों क्लासें अलग अलग डे पर क्या हुई हैं, रिकॉर्ड हुई हैं, अलग अलग दिन इनको रिकॉर्ड किया गया है। तो ये क्लास कैसी लगी आपको, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक है। एंड अगर इस क्लास में कहीं भी आपको कोई मिस्टेक लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि आने वाली अगली क्लास में मैं अपनी मिस्टेक को ठीक कर सकूं। और देखते रहिए और बने रहिए कंसेप्ट विद केएस सर के साथ। धन्यवाद।